सबसे अहम जो आज की डेवलपमेंट थी, पीडीएम का जलसा अपनी जगह पे, वो एक डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिनेरियो था। सबसे अहम बात, चाइना के वजीर दिफा आज पाकिस्तान के दौरे पर थे और उन्होंने जीएचक्यू में मुलाकात की जनरल कमर जावेद बाजवा से, और वहाँ पर उसके बाद जो DGISPR ने जो ट्वीट किए, सबसे अहम पाकिस्तानियों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, कि दोनों ममालिक की दोस्ती माजी की तरह मजबूत है, एक दूसरे के साथ खड़े हैं, मुस्तकबिल के चैलेंजेस में भी एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा, कोई अगर मुहिम जोई करने के बारे में सोच भी रहा है, तो वो ये जान ले कि चाइना और पाकिस्तान एक हैं। मिलिट्री लेवल पर एक MOU भी साइन हुआ जिसमें डिफेंस कोऑपरेशन जो है उसमें भी इजाफा होगा। लेकिन कुछ लोगों से जो मेरी बात हुई, उनका ये कहना था कि ये कल जो ISI हेडक्वार्टर में जो पाकिस्तान के सिविल और अस्करी हुक्काम और इंटेलिजेंस के लोगों की जो बड़ी अहम मीटिंग थी वो भी इसी हवाले से थी, वो भी इसी हवाले से थी कि आज चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा ने आना था, तो पूरा एक प्लान, हर चीज़ तैयार हुई और डिफेंस में पाकिस्तान और चाइना मिलकर सब कुछ करेंगे और किसी तरह की भी मुहिम जोई की सूरत में बड़ा भरपूर अंदाज में पाकिस्तान और चाइना मिलकर उसका जवाब देंगे। अनवर अब्बास हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं, राना ताहिर साहब भी जो एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर हैं, इनसे इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अनवर, आप कैसे देखते हैं इस दौरे को? जी बिल्कुल, चीनी वज़ीर दिफा का जो दौरा है इस वक्त इंतहाई अहमियत का हामिल है। उसकी वजह भारत और अमेरिका के करीब होते हुए ताल्लुकात हैं और उसके मुकाबले के लिए पाकिस्तान को पूरी तरह से तैयार होना पड़ेगा और हमें एक ऐसे शराकतदार की ज़रूरत है जिस पे हम एतमाद कर सके और जो हमारे मुश्किल वक्त में हमारे साथ चल सके। और चीन के अलावा हमें कोई ऐसा शराकतदार इस दिखाई नहीं देता कि जिस पे हम कम्प्लीटली रिलाई कर सके और वो हमारे साथ हमारी उम्मीदों के मुताबिक चल भी सके। अच्छा, एक मुझे सवाल का जवाब चाहिए। कुछ रिटायर्ड लोगों से मेरी बात हुई, उनका ये कहना था कि अब जो चाइना और पाकिस्तान के दरमियान कोऑपरेशन बढ़ रही है, जो स्टेल्थ प्लेन है चाइना के पास, जो फ्रेंच रफ़ाइल का बड़ी चाबकदस्ती से और बड़ी महारत से मुकाबला कर सकते हैं, अगर भारत ने कोई पाकिस्तान पर मुहिम जोई की, या ये जो अभी भारत ने अमेरिका के साथ एक सैटेलाइट इंफॉर्मेशन शेयर करने का एग्रीमेंट किया है, जिसके बाद हमारी सारी जो हसास एसेट्स हैं, जो इंस्टॉलेशंस हैं, उनके हवाले से भी जो एरियल इंफॉर्मेशन है वो भारत तक जा सकती है, बल्कि चली जाएगी। तो अगर कोई तीसरी कुव्वत भी पाकिस्तान के इन असासों की तरफ अगर बुरी नज़र से देखती है, तो चाइना और पाकिस्तान अब ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है कि मिलकर जो फ़ौजी एतबार से इस चैलेंज का मुकाबला करेंगे। आपने भी किसी से सुनी ये बात? जी, ये आज से नहीं बल्कि काफ़ी अरसे से ये चल रहा है और माजी में भी चीन ने हमें काफ़ी ऐसे चंगडम के नाम से एक त्यारा दिया जो कि MiG-21 के बराबर था। इसी तरह उन्होंने अभी जो हमारी उनसे बातचीत चल रही है वो चल रही है स्टेल्थ, जो उनका फ़ाइटर है शेंगजिन 17 के नाम से है, FC-17 भी उसे कहते हैं। उसके हवाले से हमारे उनसे बातचीत चल रही है और ये त्यारा, अगर ये एक मल्टी रोल त्यारा है, इस जनरेशन 4 में आता है और अगर ये पाकिस्तान एयरफोर्स को ये त्यारा मिल जाता है तो हम हर सूरत में काफ़ी बेहतर हो जाएंगे, ना सिर्फ सलाहियतों के एतबार से बल्कि इंडियन जो राफेल त्यारे हैं और जो त्यारे इंडिया इस्तेमाल कर रहे हैं लेटेस्ट, उनका मुकाबला कर सकेंगे, क्योंकि इंडियंस 5th जनरेशन के त्यारे इस्तेमाल करें लेकिन कम कीमत में हमें जो 4th जनरेशन का त्यारा है। और फिर जो पाकिस्तानी पायलट्स की महारत है, ये जो लाइट वेट प्लेन्स हैं, इनको जिस तरीके से वो चलाते हैं, उड़ाते हैं, और फिर एक जज्बा ईमानी उनके अंदर जो है, क्योंकि जाहिर है वो तो जहाद के लिए जाते हैं वहाँ पर, तो वो एक इम्कान है इस बात का कि इसके नताइज बहुत बेहतर होंगे। बड़ी ये मैं आपको आगे भी गुफ्तगू में शरीक करता हूँ इसी हवाले से, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी खबर जो है वो आज के दिनों की यही खबर है कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे, दिफाई इन्हांसमेंट होगी आपस में, और कोई अगर पाकिस्तान की तरफ मैली नज़र से देखेगा या चाइना की तरफ से भी देखे, जब डिफेंस इन्हांसमेंट है, कोऑपरेशन है, तो बॉर्डर जहाँ पर अभी सिर्फ चाइना और भारत आपस में एक दूसरे के खिलाफ मसरूफ़ हैं कार्रवाइयों में,
पाकिस्तान भी वहाँ पर जाके चाइना की मदद कर सकता है और किसी दूसरी जगह पर चाइना भी पाकिस्तान की मदद करने के लिए भारत के ख़िलाफ़ आ सकता है। बहुत बड़ी ये खबर, एक बड़ी खुशी की खबर, और ख़ास तौर पर हमारे उन कश्मीरी भाइयों के लिए जो मकबूजा कश्मीर में इस वक्त भारत की बर्बरियत का शिकार हैं, जहाँ पर रोज़ाना रेप हो रहे हैं, जहाँ पर रोज़ाना अगवा हो रहे हैं, जहाँ पर कत्ल हो रहे हैं, उन मजलूम के लिए, उन मजलूमों के लिए भी एक ऐसी खबर कि अल्लाह ताला की तरफ से ज़रूर इमदाद आएगी। और पाकिस्तान भूला नहीं है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान के अंदर चंद बनारसी ठगों ने एक माहौल गर्म किया हुआ है, चोरी चकारी बचाने के लिए, अपना माल छुपाने के लिए पाकिस्तान की सिविल क़यादत को, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को, पाकिस्तान की एजेंसीज को निशाना उन्होंने बना रखा है। और आज उनका जो टारगेट था वो मुल्तान शहर था, वहाँ पर बड़ी बड़ी तकरीरें हुई, बड़ी बड़ी गुफ्तगू। उसका जो एक पहलू जो मैंने जिसका पहले जिक्र किया कि ये अगरचे इमरान खान को ललकार रहे थे, अगरचे पाकिस्तान की फ़ौज पर तनकीद कर रहे थे, लेकिन इस इत्तेहाद के अंदर जो दो बड़ी पार्टियां हैं, आज उनके जो मुस्तकबिल के कायदीन हैं उनके दरमियान भी एक मुकाबला था। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी आसफ़ा भुट्टो मौजूद थी। उन्होंने जिस अंदाज में तकरीर की, बड़ी मुख्तसर तकरीर थी। पहले तो जो तकरीर मरीम नवाज़ साहबा की थी वो तो इरफान सदीकी साहब की लिखी हुई थी, वो उनके अपने ख्यालात तो थे नहीं, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में इम्तिहान में जितने नंबर उन्होंने हासिल किए और फिर जिस तरह से उनका वो एडमिशन हुआ मेडिकल कॉलेज में, वो माइग्रेशन वगैरह, और फिर उसके बाद मेरी उन अतालीक से भी गुफ्तगू रही है जो घर में दर्स व तदरीस का सिलसिला करते रहे। जब अपनी सपुत्री को सियासत में उतारने का फ़ैसला किया नवाज़ शरीफ साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भी वो लेक्चर देते थे इंटरनेशनल रिलेशंस के, तो वो जो सारी गुफ्तगू मैंने सुनी वो मैं अक्सर इरफान सदीकी साहब के कॉलमों में वो फ़िक्रें हम पढ़ते रहते हैं कि जिस तरह आज वो उसकी वो तकरार कर रही थी। और पर्ची के बगैर ना अब्बा जी ने कभी तकरीर की, ना कभी सपुत्री ने तकरीर की। आज उनके हाथ में तो नवाज़ शरीफ साहब, तो मुझे याद है जब हम अमेरिका में थे और वो वाइट हाउस ओबामा से मिलने गए तो छोटी छोटी पर्चियाँ थी उनके हाथ में, घर से टाइप करके गए हुए थे। आप यकीन करें मैंने खुद देखा, यानी लग तो ऐसा रहा था कि शायद वहीं पर ओबामा साहब ने गुफ्तगू की और उन्होंने नोट्स ले लिए और उनके सवालों के वो जवाब दे रहे थे। ऐसा नहीं था, कतई तौर पर ऐसा नहीं था। वो टाइप करके आए हुए थे घर से कि भाई ओबामा साहब जो मर्जी कहें, मैं तय कहना है। तो आज मरियम साहबा के हाथ में बहुत बड़ा पर्चा था और इतना झूठ बोला उन्होंने। ये फ़र्क था आसफ़ा भुट्टो की तकरीर और मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा की तकरीर में, कि मरियम नवाज़ साहबा की जो तकरीर थी वो उसमें को तकरीबन 97 पॉइंट झूठ था। मसलन उन्होंने ये कहा कि मेरे वालिद साहब को मेरे यानी वालिद को मेरे दादा की नमाज जनाजा पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। टोटल झूठ। कहा था नवाज शरीफ साहब ने, इजाज़त दी थी कि उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कि आप आइए, आप नमाज जनाजा पढ़िए, यहाँ पे आप रहें 3-4 दिन, सियासी एक्टिविटी में हिस्सा ना लें और फिर वापस चले जाएं। लेकिन उन्होंने प्रेफर किया कि वो नहीं आएंगे। फिर उन्होंने झूठ बोला कि यहाँ पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को हटा दिया गया और मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को। तो वो अब मेरे पास वो है, गुफ्तगू में आगे जाके आपको सुनवाऊंगा। नवाज शरीफ साहब कह रहे थे उनके जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी को कि आप जाएं जी, आप तशरीफ़ ले जाएं और जब आपके इल्ज़ामात ख़त्म हो जाएंगे तो फिर आप आइएगा, आप दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए। फिर ये भी हवाला दिया मरीम नवाज़ ने कि जी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की नमाज जनाजा जो थी वो नहीं पढ़ने की इजाज़त दी गई। तो मैं आपको वो नवाज शरीफ का एक शॉर्ट सुनाता हूँ। नवाज शरीफ उस कबीले में शामिल थे जिनके हाथ भुट्टो के खून से रंगे हुए हैं, जिनके हाथ पीपल्स पार्टी के कारकुनों के खून से रंगे हुए हैं, जिनके हाथों में ताजियाने थे जो वो उस वक्त जमहूरियत का मुतालबा करने वाले लोगों को मार रहे थे, उनको जेलों में डाल रहे थे, उन पर जुल्म कर रहे थे। यही नवाज शरीफ और यही मरियम, ये खून उस कुंबे के साथ था। और आज जो वो बात कर रहे थे, और मैं आपको नवाज शरीफ की तकरीर का वो हिस्सा सुनवाऊंगा जिसमें वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार कह रहा है